अभी टोरेंट ने ऑल ऑफ सडन जो उसके न्यू कस्टमर्स को जो मीटर्स देते थे, हाँ। जो उन लोगों का अमाउंट था कुछ 2340 हाँ, पहले का हाँ। अभी उन लोगों ने उसको 8740 कर दिया है, यानी सीधा सीधा 6000 की बढ़ोतरी। और इस पे यानी कोई जीआर नहीं है कहीं पे। मैंने बताया कि मीटर के चार्जेस क्यों बढ़ाए, आप उसका जवाब दो, तो जवाब किसके पास भी नहीं। MSCDCL आपको कोई जवाब नहीं दिया? MSCDCL ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी जीआर नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। हाँ। MERC कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि मीटर के चार्जेस बढ़ाए गए। विधानसभा इलेक्शंस हुए, विधानसभा में बहुत खर्चा हुआ है MLA साहब, वसूली कहीं ना कहीं से तो की जानी है ना। लेकिन MLA साहब बड़ा जोर दे रहे थे कि मैं इसके मीटर चेंज कराऊंगा, जो भी नया मीटर लेगा उसको 8000 रुपए देना पड़ेगा, जबकि MERC के गाइडलाइन के हिसाब से उनको 2000 रुपए देना है, लगभग 2000 रुपए। तो ये 6000 के अंदर आप 30% कमीशन पकड़ लीजिए। भाई जो खर्चा हुआ वो टोरेंट से वसूली हो रही है? नहीं, खर्चा इनने कहा गया, EVM टोरेंट ने सेट किया, हम तो ये आरोप लगा रहे हैं वो वसूली कर रही है। अच्छा, तो मीटर चेंज कराने पे जोर दो ताकि सब कंज्यूमर को मीटर चेंज कराना पड़े। क्या पूरे प्लानिंग के तहत उन्होंने कह दिया था कि भाई उनको लगा कि मैं जीत जाऊंगा तो टोरेंट का मीटर चेंज करवाऊंगा और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम दाम बढ़वा दें? कौन गरीब जाके बोलेगा? अब ये प्लानिंग थी नहीं थी, अब आप सोचिए, आवाम सोचिए। अभी भी नहीं आवाज उठा रहे थे। अरे अभी उठाएंगे, अभी एक्टिंग चालू होगी। अब देख लिए ना कि सैफ पठान ने मुद्दा पकड़ा है और सैफ पठान इसको तो कैसे भी वापस 2000 पे लाएगा। तो सेटिंग करेंगे कि भाई मेरे लेटर में आता हूँ, मेरी टीम आती है, मैं फांसी का फंदा लगाता हूँ तुम्हारे वहां चैन से बैठता हूँ और तुम लोग मेरे को लेटर लिख कर दे दो कि तुमने मेरे बोलने पे कम कर दिया है, या ये कर दिया। ये सब एक्टिंग होगी, ये सब तमाशे होंगे यहाँ पर। फिर एक ड्रामा शुरू होगा टोरेंट को लेकर, लेकिन वो करता कौन है वो भी तो आप बताइए ना। शहर का सबसे बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी जाएगी। माननीय भाई साहब ने बोला कि ये सर्कस में वो भी थे, सभी कबूल लेके सर्कस करते, सब मिलजुल के सर्कस दिखाई रहे थे लोगों को, तो सभी कबूल थे। MLA साहब ये सोच रहे कि अपने इलेक्शन का जो भी है भरपाई अगर ये गरीब जनता से ऐसा इस तरीके से वसूल करके लेंगे तो ये हम नहीं होने देंगे। जैसे जिस तरीके से हमने आमदार की चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में देखा, जनता ने ज्यादा विश्वास नहीं जताया MIM पर, तो क्या लगता है महानगर पालिका जो एक नगर का चुनाव होता है, एक गली का चुनाव होता है, उसमें विश्वास जताएगी जनता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता ने विश्वास नहीं जताया? जानते हैं उत्साह जो होता है आपको लेकर वो था कहीं ना कहीं, लेकिन वो वोट के जरिए नहीं दिखता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र का आपको मिला, लेटर मिला कि नहीं मिला? विधानसभा अध्यक्ष से लेटर मांगा गया था, अभी भी आप लेटर दिखाइए, नहीं तो फिर आपको कहेंगे कि नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है भाई, ये तो खाली बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, ये नहीं है, लेटर बताइए। तो लेटर बताइए भाई। जो मेरे लेटर्स मांगते थे आज सब घर पे, सबके असली चेहरे हमने इलेक्शन में देखे कि जिसके छोड़े हुए पंटर थे सब उसके पास वापस चले गए। तो अगर मौका मिले, अब महानगर पालिका चुनाव जो है नजदीक भी है, तो आप वार्ड नंबर 32 अशरफ पठान के सामने आप चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली, अगर मेरी पार्टी को लगता है, मेरे यहाँ के कैडर को लगता है मुझे वहां से लड़ना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कहीं से भी लड़ूंगा। अगर मैं देखूं MIM में सैफ पठान को छोड़ के मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, और जो इलीगल वाले जो ले रहे हैं पानी, अभी भी तो वो कंस्ट्रक्शन चालू है ना, सब कहाँ बंद हो रहा है, तो वहाँ पानी कहाँ से मिल पाएगा भाई? देखिए, हम लोगों ने PIL दाखिल की है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। अच्छा, और मेरी PIL नंबर देखिए 147/2024 है। आपकी जो लीगल में रह रहे वो OC मांगे, क्योंकि उसको लेकर के आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जो इलीगल में अगर आप कहीं बुकिंग कर रहे हो तो आप जाकर बात करिए कि अगर कल सैफ पठान भाई की PIL कामयाब होती है और यानी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन तो सैफ पठान को कोई दोष ना दे, आप बिल्डरों से बात करिए। नमस्कार, मैं नीलेश कनौजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है महानगर पालिका का चुनाव तय होने वाला है, शेड्यूल उसका जारी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके लिए। तो ऐसे में सभी की तैयारी अब शुरू हो रही है महानगर पालिका चुनाव को लेकर। बात करने आए हैं जिनसे MIM के सैफ पठान, इनसे हम बात करेंगे महानगर पालिका चुनाव को लेकर, और खास तौर पे थोड़ा सा हम टोरेंट के विषय में इनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने टोरेंट के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है MSCDCL में, तो ये थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट टोरेंट से शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने देखा आपको कि आप शिकायत की है टोरेंट की, और आपने शिकायत किया है MSCDCL में, और भी जगह जगह पे जाके आपने उनकी शिकायत की है। क्या शिकायत किया है आपने? मीटर को लेकर कुछ आपने बताया था कि चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, क्या है पूरी बात? जी, पहले तो मैं नीलेश कनौजिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। देखिए कि जो टोरेंट का मामला है, आपने देखा होगा कि अभी टोरेंट ने ऑल ऑफ सडन जो उसके न्यू कस्टमर्स को जो मीटर्स देते थे, जो उन लोगों का अमाउंट था कुछ 2340 पहले का अभी उन लोगों ने उसको 8740 कर दिया है, यानी सीधा सीधा 6000 की बढ़ोतरी।
और इस पे यानी कोई जीआर नहीं है कहीं पे, ना कोई दूसरी सिटीज में बढ़ाए गए, ये सिर्फ मुमरा पे लागू किए गए। और काफी कस्टमर्स आकर के मुझे यानी इसकी कंप्लेंट्स कर देते, तो काफी मैंने उस पर रिसर्च करने के बाद मैंने किया। फिर अभी मुझे पता चला कि हाल ही के अंदर यानी पिछले 2 महीने के अंदर शहर के बड़ी तादाद में शहर के लोगों को, कंज्यूमर्स को, उसके बिल्स के साथ एक नोटिस आ रही है। नोटिस में ये कहा जा रहा है कि आपको 2 महीने का डिपॉजिट जमा करना होगा, जो आपका एवरेज बिल है। और एवरेज बिल के हिसाब से वो लोग हर एक कस्टमर्स को 5,000 के ऊपर ही जमा करने बोल रहे हैं। तो वो 2 चीजों को लेकर के मैं टोरेंट गया था। तीसरी थी जो हमारे शहर में आप देख रहे होंगे कि टोरेंट ने इतनी लोड शेडिंग कर दी है, ये मेंटेनेंस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी मेरे ख्याल से ये मंथ में लाइट कुछ ज्यादा ही जा रही है। हाँ। अगर प्री यानी आपको यानी मानसून आपको अगर कुछ मेंटेनेंस भी करना है तो उसके लिए आपको महीने के अंदर 1 या 2 बार ही लाइट बंद करनी होती है और आपको मेंटेनेंस वर्क देखना होता है आपका। हाँ। लेकिन यहाँ तो ऐसा होगा कि हफ्ते के अंदर 2-2 बार 3-3 बार बंद हो रही है। हाँ। और अलग अलग फीडर्स बंद करके ये लोगों को कैसा है कि पहले एमईसीडीसीएल था तो यानी वो एक साथ पूरा बंद कर देता था, तो लोग सब तरफ से जाग जाते थे और आ जाते थे। ये ऐसा नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, इसने फीडर्स बिठा दिए है अलग अलग एरियाज के। आज यहाँ बंद करता है, कल यहाँ बंद करता है, फिर यहाँ बंद करता है, फिर यहाँ बंद करता है, फिर यहाँ आता है वापस। अच्छा, यानी इस तरीके से करके ये 2-2 दिन कर रहा, बड़ा शार्पली कर रहा। तो ये सब मुद्दों को लेकर के फिर बाकी और भी मुद्दे हैं कि यानी शहर में विजिलेंस बन रहा है, जिसपे तो हम पहले से कर रहे हैं। सब मुद्दों को लेकर के हम एमईसीडीसीएल गए थे, पीडी के रिलेटेड हमने बातें की, इसके सबके रिलेटेड बातें की। तो हमने बताया कि मीटर के चार्जेस क्यों बढ़ाए गए। आप उसका जवाब दो, तो जवाब किसके पास भी नहीं है। एमएससीडीसीएल आपको कोई जवाब नहीं दिया? एमएससीडीसीएल ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी जीआर नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। हाँ। हम इस पे डेफिनेटली करेंगे। और सब भाई आप आए हो, हमको पता है कि आप फिर यानी धरना आंदोलन पे चले जाओगे, तो आप 7 दिन रुकिए, इंशाल्लाह ताला हम लोग 7 दिन के अंदर इस पे पूरी इंक्वायरी करके ये जो भी बढ़ाया गया इसको बंद करेंगे। नहीं, आपने कहा कि एमएससीडीसीएल ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई जीआर नहीं आया, लेकिन जब भी टोरेंट से बात करो तो टोरेंट ने हमेशा ये कहा कि हम जो है एमएससीडीसीएल को फॉलो करते हैं। हमारे बिल पे भी आप देखेंगे तो उनका ही नाम रहेगा, एमएससीडीसीएल के वहीं पे प्रिंट होती है। मतलब सही कहीं ना कहीं हमारा अलग से सर्कुलर नहीं है, जो एमएससीडीसीएल से सर्कुलर आता है हम उसी को फॉलो करते हैं। अगर उनके तरफ से जीआर नहीं है तो मनमानी कर रही है टोरेंट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना एमईसीडीसीएल हटा दीजिए, टोरेंट हटा दीजिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होगा उसको अंडर एमईआरसी की गाइडलाइन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब एमईआरसी से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि मीटर के चार्जेस बढ़ाए जाए। और जब उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ आकर के वहां पर तो हमने सुपरिटेंडेंट जो थे मिश्राम जी, उनसे मुलाकात की एमईसीडीसीएल में, वहां के नोडल ऑफिसर से मुलाकात की हमने। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोगों ने जो टोरेंट के पीआरओ है, जो मैनेजर है पूरे एसएम के शील मुमरा कलवा डिवीजन के, हमने उनसे मुलाकात की, कोटेकर सर। और कोटेकर सर से हमने पूछा कि ये कैसा है, तो वो बोले हमारे पास जीआर है। तो मैंने कहा जीआर दिखाइए। तो बोले सर अभी तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं। तो बोला देखिए 7 दिन का टाइम वैसे भी मैंने मेरे लेटर पे दिया हूँ कि आप 7 दिन में मुझे दिखाइए। तो अगर 7 दिन में आप नहीं दिखाते हो तो मैं एमईआरसी में वैसे भी अप्रोच करने वाला हूँ, मैं बड़ी कंप्लेंट लॉन्च करने वाला हूँ कि ये क्या चल रहा है। फिर यानी आप लोगों ने वही हरकत शुरू कर दी। फिर यानी एक आपको याद होगा कि ये क्यों बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आवाम भी इस बात को जाने क्यों बढ़ाया जा रहा है, कोई यानी जीआर नहीं है और इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि अभी हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए। हाँ, बराबर, विधानसभा इलेक्शंस हुए। विधानसभा में बहुत खर्चा हुआ है एमएलए साहब का, वसूली कहीं ना कहीं से तो की जानी है ना। आपको याद होगा कि एमएलए इलेक्शन के दौरान जहां पर हम ये बोल रहे थे कि अगर हमको मौका मिला तो हम टोरेंट को हटाएंगे यहाँ से, लेकिन एमएलए साहब बड़ा जोर दे रहे थे कि मैं इसके मीटर चेंज कराऊंगा। हाँ, उन्होंने भगाने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जैसी मेरी सत्ता आती है मैं अहमदार बनता हूँ, मैं दूसरे दिन से जो है मीटर चेंज कराऊंगा। अब आप सोचिए कि जो भी नया मीटर लेगा उसको 8,000 रुपए देना पड़ेगा, जबकि एमईआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उनको 2,000 रुपए देना है, लगभग 2,000 रुपए। तो ये 6,000 के अंदर आप 30% कमीशन पकड़ लीजिए, जो भी इनका कमीशन। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा ही रहा हूँ भाई, जो खर्चा हुआ वो टोरेंट से वसूली हो रही है। नहीं, खर्चा इनने कहा गया, ईवीएम टोरेंट ने सेट किया। हम तो ये आरोप लगा रहे हैं, वो वसूली कर रही है। अच्छा, तो इसीलिए अवार साहब को जिताया गया क्या कि बाद में हम जाके वसूली करें आपके? इसके लिए तो उनको बोला गया कि आप टोरेंट मीटर चेंज कराने पे जोर दो, ताकि सब कंज्यूमर को मीटर चेंज कराना पड़े। और मीटर चेंज कराने के लिए हम लोग जब तुमको जिता देंगे, विरोधी, उनको ऐसा लगा कि विरोधी कोई रहेगा नहीं। हाँ। लेकिन वो भूल गए कि हम यानी इलेक्शन की हार जीत हमारे हौसले वापस नहीं कर सकती। ये तो एक पार्ट ऑफ यानी आपकी पॉलिटिक्स कैरियर का है कि आपको इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, लड़ना। आप जीतो नहीं जीतो वो अल्लाह की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी है। तो हमने वो कोशिश की, लेकिन ये सोच रहे थे कि शायद हम हट जाएंगे।
तो इस तरीके का कोई भी एक स्कैम हमारे शहर में होगा, हमारे गरीब जनता पे होगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या पूरे प्लानिंग के तहत उन्होंने कह दिया था कि भाई उनको लगा कि मैं जीत जाऊंगा तो टोरेंट का मीटर चेंज करवाऊंगा और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम दाम बढ़वा देंगे? कौन गरीब जाके बोलेगा? अब ये प्लानिंग थी नहीं थी, अब आप सोचिए, आवाम सोचिए कि एक बंदा मीटर चेंज कराने बोला था और वही शहर का रिप्रेजेंटेटिव है। आज मीटर ये अप्रैल 1 से लागू कर दिया गया, आज हम लोग मई 23 पे बैठे। क्यों नहीं ये 1.5 महीने 2 महीने में उन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ? क्यों नहीं उनने बताया? अभी भी नहीं आवाज उठा रहा है कोई। अरे अभी उठाएंगे, अभी एक्टिंग चालू होगी। अब देख लिए ना हाँ। कि सैफ पठान ने मुद्दा पकड़ा है और सैफ पठान इसको तो कैसे भी वापस 2000 पे लाएगा। तो सेटिंग करेंगे कि भाई मेरे लेटर में आता हूँ, मेरी टीम आती है, मैं फांसी का फंदा लगाता हूँ, तुम्हारे वहां चैन से बैठता हूँ और तुम लोग मेरे को लेटर लिख कर दे दो कि तुमने मेरे बोलने पे कम कर दिया है। या ये कर दिया। ये सब एक्टिंग होगी, ये सब तमाशे होंगे यहाँ पर, ये सब होंगे। लेकिन खैर आवाम जानती है कि जब भी हमने कोई गलत चीज, मतलब फिर एक ड्रामा शुरू होगा टोरेंट को लेकर। लेकिन वो करता कौन है वो भी तो आप बताइए ना। शहर का सबसे बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी जाएगी और वहां जाकर के सबको पता है कि अभी मैं हाल ही में यानी 2 इनके पक्ष के लोग जो आज अलग अलग है, इनके वीडियोस देखा हूं, तो दोनों ने कबूला। एक ने बोला कि वो सर्कस है और सर्कस करते हो, हमारे माननीय भाई साहब ने बोला कि ये सर्कस में वो भी थे, सभी कबूल लेके सर्कस करते, सब मिलजुल के सर्कस दिखाई रहे थे लोगों को, तो सभी कबूल थे। तो ये कहीं ना कहीं यानी ड्रामा शुरू होगा और यही कंपनी ये सर्कस दिखाएगी और ये सब करेगी। खैर हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि अगर एमएलए साहब ये सोच रहे कि अपने इलेक्शन का जो भी यानी भरपाई अगर ये गरीब जनता से ऐसा इस तरीके से वसूल करके लेंगे तो ये हम नहीं होने देंगे। हम टोरेंट की मनमानी नहीं चलने देंगे। हम टोरेंट का जो MERC के अंडर गाइडलाइन है, आप उससे हमारे शहर से पैसा लीजिए, हम वही वसूलने देंगे आपको, आपकी कोई मनमानी नहीं चलने देंगे। महानगर पालिका को लेकर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। चुनाव जो है शेड्यूल जारी हो रहा है, चुनाव तय होने वाला है, जब भी हो जाए वो जो भी महीने में हो। तो क्या लगता है, आपने आमदार की चुनाव लड़ा था अभी जी, अब आप नगर सेवक की चुनाव लड़ेंगे? देखिए कि ये कहना मुश्किल है, थोड़ा मुझ पे पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। मुझे महाराष्ट्र का यानी जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया और मेरे जिम्मे पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और उसके अलावा भी मुझे मुख्तलिफ यानी और भी महाराष्ट्र के यानी एरियाज में घूमना है, डिस्ट्रिक्ट्स में घूमना है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि पार्टी क्या तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी वो होगा। तो आपने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो होगा, लेकिन आप मुझे बताइए ना, महानगर पालिका जैसे जिस तरीके से हमने आमदार की चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में देखा, जनता ने ज्यादा विश्वास नहीं जताया MIM पर। तो क्या लगता है महानगर पालिका जो एक नगर का चुनाव होता है, एक गली का चुनाव होता है, उसमें विश्वास जताएगी जनता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता ने विश्वास नहीं जताया? नहीं, वोट के जरिए ना, लगभग 13,000 वोट। आपसे शायद मेरी यानी इलेक्शन के बाद भी बात हुई थी और मैंने तब भी आपको बाइफिकेशन बताया था और आपने खुद कबूला था कि नहीं ये तो यानी कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ लग रही है। ये कहीं ना कहीं विश्वास जो होता है जनता का, एक जानते हैं उत्साह जो होता है आपको लेकर, वो था कहीं ना कहीं, लेकिन वो वोट के जरिए नहीं दिखता है। वोट के जरिए नहीं। मेरे को एक बात बताई कि कोई शहर में 1 लाख की मार्जिन से जीता, बराबर, कितनी सोसाइटीज ने फैसिलिटेशंस किया, कितनी सोसाइटी ने बुला करके उनका सत्कार किया कि हमने आपको वोट दिए, ये आपका सत्कार करते। कितने एरियाज में उनकी रैली हुई और उनका सत्कार हुआ। वही उनके गिने चुने चमचों की जो रैली निकली, एक रैली शहर में से, वो भी ना के बराबर निकली और खत्म हो गई। शहर में कहीं खुशी दिखी? अगर शहर किसी को 1 लाख वोट से जीता था, फर्ज कर लीजिए मुझे जीता था, तो आपको समझ में आता कि उस दिन शहर कैसा होता। तो ये आपको भी समझता है कि यानी कि वोट का, अब वो ठीक है ईवीएम का मामला है, हम साबित नहीं कर सकते अभी यानी बैठ करके कि ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई क्या हुई यहाँ पर, लेकिन पूरे देश भर के अंदर ईवीएम का मामला चल रहा है। हमारे शहर में भी हुआ। आज मैं जहां भी जाता हूँ कन्हौजिया साहब, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसके लिए बोल रहा हूँ ना, मैं भले से सोशल मीडिया से थोड़ा दूर अपने आप को रख रहा था इतने दिनों से, लेकिन मेरी ऑफिस में मैं कंटिन्यूसली बैठा था। ये कंज्यूमर्स जो मुझे आके बताए, मेरी ऑफिस पे आके बताए सब कुछ। मैं टोरेंट के मामले में जो उनकी मदद कर सकता था मैं कर रहा था, टोरेंट के खिलाफ जो मैं लड़ सकता था लड़ रहा था, या बैक एंड पे जो भी बाकी चीजें हम लोग करते हैं हम कर ही रहे थे। तो हम लोगों से मिलते हैं, मैं जितनी भी सोसाइटीज विजिट किया, आप यकीन माने बड़े बड़े चेयरमैन जब मुझसे मिलते हैं तो यही कहते हैं कि साहब भाई हमारी पूरी सोसाइटीज ने वन साइड वोट की है, लेकिन जब हम हमारे वहाँ का चार्ट देखते तो आपका नंबर ही नहीं बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब छोड़ दीजिए, ये तो जीतने वाले को भी नंबर्स नहीं समझ रहा है। टोरेंट की मेहरबानी है, सब हो गया जो हो गया। आपने कहा कि आपको महाराष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी, मतलब थाने जिले की आपको जिम्मेदारी देगी, महाराष्ट्र में आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से नवाजा गया, बराबर। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र का आपको मिला, लेटर मिला कि नहीं मिला आपको? बाद में देखिए यही लोग, मतलब जो आपके विरोधी हैं या जो आपसे दूर हो गए हैं, जो आपको छोड़ के गए हैं, वही आपसे लेटर मांगेंगे। कलवा मुर्रा विधानसभा अध्यक्ष से लेटर मांगा गया था, अभी भी आप लेटर दिखाइए, नहीं तो फिर आपको कहेंगे कि नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है भाई, ये तो खाली बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है।
ये नहीं है, लेटर बताइए। देखिए तो लेटर बताइए भाई। कैसे है ना, मेरी बात सुनिए, हर चीज लेटर्स पे नहीं होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये पार्टी है, उनका ऑफिशियल ट्वीट है, आप देख सकते हैं। वो ट्वीट मैंने देखा हूं। हाँ मेरी बात सुनिए, हाँ। वो ट्वीट है उनका। और आज भी जब यानी मुझे कोई यानी मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता तो बाकायदा ऑफिशियल से लेटर आता है, उसमें मेरी पोस्ट होती है। खैर पहले भी ऐसे बेवकूफ लोग थे जो ये सब डिमांड कर रहे थे, मैं उनको लेटर्स नहीं दिखा रहा था, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि उनको दिखाना जरूरी है। और आपने देखा है कि मेरा लेटर मांगते मांगते सब अपने घर पे बैठ गए। आज वो कहाँ है? आज मुझे मेरे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र पे यानी लेकर आकर के बिठाया। महाराष्ट्र बड़ी बात है कि एक मुंब्रा का यानी एक लोकल बंदा आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले एमआईएम के लिए पूरे विधानसभा का यानी मुझे अध्यक्ष बनाया गया, आज मुझे महाराष्ट्र का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। ये मेरे लिए बड़ी बात है, मुंब्रा के लिए बड़ी बात है। और जो मेरे लेटर्स मांगते थे आज सब घर पे, सबके असली चेहरे हमने इलेक्शन में देखे। ये जिसके छोड़े हुए पंटर थे सब उसके पास वापस चले गए। कोई यानी शरद पवार गुट में दिखा, कोई नजीब मुल्ला गुट में दिखा, कोई सारे जो छोड़ के गए नकारा हो गए। नकारा पहले ही नकारा थे भाई, यहाँ पर भी कहाँ थे वो, गिनती में कहाँ थे? सिर्फ अपने आपको एमआईएम का बोल देने से एमआईएम का नहीं हो जाता कोई, वो सिर्फ आ करके ने एक दो इंटरव्यू में बोलते थे, बाकी हमारी में तो पहले भी उनकी गिनती नहीं थी और अभी भी नहीं है हमारी नजर में। और वो आपने भी देखा जहां आज बैठे वहां पर भी उनकी गिनती नहीं है। तो वो लेटर मांगने वाले आज सब घरों पे बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे वापस बड़ी इज्जत से नवाजा है। आपने कहीं ना कहीं, मुझे अभी भी पहले के आपके इंटरव्यूज याद आते हैं। एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था, अगर मुझे मौका मिले तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 32 से आप लड़ना चाहेंगे। तो अगर मौका मिले, अब महानगर पालिका चुनाव जो है नजदीक भी है, तो आप वार्ड नंबर 32 अशरफ शाह पठान के सामने आप चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली, अगर मेरी पार्टी को लगता है, मेरे यहाँ के कैडर को लगता है मुझे वहां से लड़ना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कहीं से भी लड़ूंगा। फिर शायद सामने यानी सिराज डोंगरे हो, सामने शाहरू पठान हो, सामने यासीन कुरैशी हो, सामने राजन कीने हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यह फर्क पड़ता है कि मेरे को लोग चाहते कहां से। अगर मुझे मेरी पार्टी बोलती कि नहीं आप कंटेस्ट करिए, आपका करना चाहिए, तो बाकी देखिए मुझे भी अभी लीस्ट इंटरेस्ट है यानी कॉर्पोरेशन लड़ने में। मैं ऑलरेडी एमएलए इलेक्शन लड़ चुका हूँ, आगे आने वाले 5 साल बाद वापस मैं कंटेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे लीस्ट इंटरेस्ट है। फिर भी अगर पार्टी चाहेगी या यहाँ की आवाम चाहेगी तो मैं इंशाल्लाह ताला लड़ूंगा। मैं शाह आलम को लेकर थोड़ा सा बात करूंगा आपको। शाह आलम को हमने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला की थोड़ी सी तारीफ की है निधि को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने भी निधि के लिए गया और कहीं ना कहीं उनको भी निधि मिला, और वो नजीब मुल्ला को उन्होंने थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट किया कि निधि मुझे भी दिया, मैं भी अपने एरिया में काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देखते हुए लोगों के अंदर चर्चा बना हुआ है कि शाह आलम जो है वो कहीं ना कहीं एमआईएम छोड़ के अब नजीब मुल्ला की टीम में ज्वाइन होने वाले, क्यों दिखाई भी उन्हीं के लोगों के साथ ज्यादा देते हैं। देखिए वो पहले से शाह आलम भाई यानी लोगों के साथ रहते, तो लोगों को ऐसा लगता है वो उनका फ्रेंड सर्कल बिफोर पॉलिटिक्स से है, पॉलिटिक्स के पहले से यानी उनका फ्रेंड सर्कल है, वो लोगों को रहता है। और रही बात अगर उन्होंने कोई निधि को लेकर के यानी ऐसा कुछ कहा है, अप्रिसिएशन कहा है, तो यकीन जाने बाखुदा मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। मैं देखूंगा तो मैं शाह आलम भाई से भी बात करूंगा कि भाई ठीक है, आपको अगर किसी ने निधि दी तो आप ऑफिशियली यानी ऐसा नहीं करिए कि यानी, क्योंकि नजीब भाई एक पार्ट ऑफ सिस्टम है, वो निधि आपको दे नहीं सकते। निधि टीएमसी देगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगी, तो आप नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर अगर उन्होंने कहा तो हम उस पर बात करेंगे। मैंने अभी देखा नहीं तो उस पर कुछ बोलना मेरे लिए जायज नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर ये बात आपको मालूम पड़ेगी तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन यही होगा कि उनको बुला करके बात की जाएगी कि भाई ये थोड़ा गलत सा लग रहा है, जैसे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक अगर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार को अगर इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो जनता बड़ी मासूम है, उनको वलगलाना बहुत आसान है, सामने वालों के लिए गलत मैसेज जा सकता है इसका, तो इस पे थोड़ा परहेज और गुरेज करने की जरूरत है। मुझे बताइए कि अभी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कितने कैंडिडेट्स होंगे? अभी अगर मैं देखूं एमआईएम में सैफ पठान को छोड़ के मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। पहले जो थे बड़े बड़े नाम मतलब काम करते थे तो लोगों को दिखता था, तो वो दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा देखिए इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर मैं बात करूं एमआईएम में सैफ पठान के अलावा और अभी को एक मैं अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से शोएब डोंगरे हैं, वो दिखाई दिए हैं, बाकी कहाँ है? क्यों राशिद कादरी है हमारे जो स्टूडेंट यानी एक्स स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट है, वो है हमारे पैनल के प्रेसिडेंट है जो मेरे साथ यानी हर तरफ जाते हैं। आपको अभी कल मुझे टोरेंट विजिट किया तो भी मेरे साथ मेरे कैडर से जो देवीपाड़ा से हमारे मुशीर भाई थे, रुखसार भाई थे, ऐसे लोग थे। इससे पहले मैंने विजिट किया तो शोएब डोंगरे हमारे साथ थे, तो लोग हमारे साथ है। फर्क ये है कि लोग यानी कैसे के सवाल एमआईएम से करते हैं। अभी आप देखिए कभी भी कोई काम होता होगा ना, चाहे वो एनसीपी गुट की तरफ से हो चाहे कोई गुट की तरफ से, सबका हीरो एक ही होता है। लीड करने वाले को ही लोग देखते हैं और उनके आसपास वालों को शायद कम देखते होंगे, लेकिन यकीन जाने कि जितना काम मैं करता हूँ या जितनी चीजें मैं करता हूँ उसमें मेरी टीम का रोल रहता है साथ में। और विदाउट टीम वर्क आप इतने बड़े शहर को लीड नहीं कर सकते। तो ये टीम है हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सीटों से लड़ेंगे
और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आज भी मैं आपको कहता हूं कि इस शहर का अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ MIM है। तो अगर अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ MIM है तो अभी जो है थाने महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो है जी। उसमें पानी की दिक्कत हो रही है, डायलिसिस पेशेंट को पानी नहीं मिल रहा, तो सर पठान कहाँ है, क्यों नहीं जा रहे? बार बार ये आवाज उठ रही है कि इलीगल बिल्डर जो है वहां पे पानी की टैपिंग करके चोरी कर रहे हैं। तो ये कहाँ है सर पठान, क्यों नहीं दिखाई दे रहे वहां पे? आप अगर वहां के मैनेजमेंट से अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को वहां की पानी की प्रॉब्लम बताने वाला सैफ पठान है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने पिछले ये इलेक्शन के बाद से 4-6 महीने से थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, जो मैंने अभी शुरू की है वापस से। लेकिन मेरा काम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे। कि सैफ पठान कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि भाई हकीम अजमल जो हॉस्पिटल है उसके अंदर पानी की दिक्कत हो रही है, सैफ पठान कहाँ है? तो आपने कहा कि मेरी बात चालू है, लगातार उनके मैनेजमेंट से बात चालू है, थाने महानगर पालिका मतलब प्रभाग समिति पानी डिपार्टमेंट से बात चालू है। तो अगर बात चालू है तो पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है भाई? पानी आखिर जा रहा कहाँ है? और जो इलीगल वाले जो ले रहे हैं पानी, अभी भी तो वो कंस्ट्रक्शन चालू है ना सब, कहाँ बंद हो रहा है? तो वहां पानी कहाँ से मिल पाएगा भाई? देखिए ये बहुत अपना अच्छा अहम सवाल करा, मैं आपको इसमें बताते चलो, और मैं चाहता था कि ये सवाल उठे ताकि आवाम को भी इसके बारे में पता चले। देखिए जो हमारे शहर की जो कैपेसिटी है ना, उससे ऑलरेडी हम लोग है ना 100 टाइम ज्यादा अभी शहर में बस चुके हैं। एक शहर जब भी बसता तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। ये पानी की प्रॉब्लम ये आज कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आज पानी की दिक्कत हो रही, कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता रहा तो आने वाले 5 सालों बाद तो मेरे ख्याल से हर एक घर है ना दिन में पानी के लिए तरसेगा। ये सहरा बन जाएगा, हमारा शहर है ना रेगिस्तान बन जाएगा यहाँ पर पानी के मामले में। तो इसको देखते हुए कहीं ना हम लोगों ने PIL दाखिल की है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। अच्छा। और मेरी PIL नंबर देखिए 147/2024 है, जो हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। मैं आवाम से भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो लोग यानी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन में बुकिंग कर रहे हैं तो वो ये जान ले कि जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट पे, सरकारी प्लॉट पे बिल्डिंगें बन रही है तो अनकरीब कोर्ट के उसके ऑर्डर आएंगे। अगर वो बुकिंग कर रहे तो ये उनकी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप पहले सब जांच कर ले कि आपको बुकिंग करना चाहिए नहीं। मैं तो कहूंगा इलीगल कंस्ट्रक्शन में घर ही मत करिए अभी, क्योंकि शायद मैक्सिमम बिल्डिंगों के ऑर्डर आएंगे उसको फॉल डाउन करने का, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। और कहीं ना कहीं यही एक रास्ता बचा मुझे अब दिख रहा है कि मेरे शहर को आने वाले सालों में तकलीफों से जो आबादी आज ऑलरेडी बसी हुई है उनको बचाने का मुझे यही रास्ता दिख रहा है कि कुछ कोर्ट से ऑर्डर लाकर अब इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, या लीगल कंस्ट्रक्शन भी उसके खिलाफ भी ऑर्डर लाया जाए जो हमारे रिजर्वेशन प्लॉट पे बन रहे हैं। या कितनी आबादी लाके बसाओगे इस शहर में? इसकी कैपेसिटी कहाँ है? यहाँ पब्लिक एम्यूनिटीज नहीं हमको पूरी तरीके से आज तक मुहैया कराई गई। सिर्फ आबादी पे आबादी, सिर्फ अपने ही लोगों को बिल्डर बना देना, यानी सत्ताधारी पार्टी के। रिजर्वेशन जमीन पे भी जो बन रही है वो भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। रिजर्वेशन जमीन पे जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए सब टूटेंगे। और मैं पर्सनली इसके लिए खुद यानी कोर्ट में अपीयर हो रहा हूँ हर बार मेरे वकीलों के साथ। और अनकरीब मुझे लगता है महीने 2 महीने के अंदर बहुत सी बिल्डिंगों के रिजल्ट आ जाएंगे टूटने के। तो अगर किसी ने बुकिंग डाला है तो वो अपने बिल्डरों से पैसा वापस मांग ले। आप पता करें, अगर आपको पता करना है आप जाकर के मेरी साइड पे यानी आप क्या बोलते हैं हाई कोर्ट की साइड पे जाकर देख सकते हैं। मैं अगेन बोलता हूँ 147/2024 मेरी PIL नंबर है जो सबमिट हो चुकी है और उस पर जल्दी फैसला आएगा। और उन सब अधिकारियों के खिलाफ फैसला आएगा जो इलीगल में मौजूद है यानी सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ फैसला आएगा और शहर के हक में फैसला आएगा। क्योंकि अगर आज इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रोका गया तो जय भाई, तो हमारा शहर है ना, क्या है हमारे शहर में बताए? पानी का प्रॉब्लम, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। उसके बाद आज आप कोई भी गली में घुस जाओ आपको चलने के रास्ते नहीं, बाइकें खड़ी है क्योंकि एम्बुलेंस जाने तक का रास्ता नहीं। तो ये शहर में क्या सब तरफ ला करके तुम बिल्डिंगें बना दोगे अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए, अपने बिल्डरों को खड़ा करके उनको अमीर बनाने के लिए। और शहर भुगतेगा कि कल को गाड़ी हमारे शहर में चलने को रास्ता नहीं रहेगा। तो ये सब पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगनी चाहिए। इसके लिए हमने इसके लिए लीगल एक्शन लिया और यही हमारा काम है। देखिए अगर कहीं ना कहीं इस पे रोक लगेगी तो फिर पानी जितना भी आज MLD हमारे को मिल रहा है तो उसमें जो अभी तक चल रहा गुजारा वो चल जाएगा और हम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। तो आज हमारी TMC से वही बात चालू है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकिए, आप अपने पावर का इस्तेमाल करिए। आप क्यों ब्लाइंड आंख बंद करके बैठे हो? इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, जो एक कमिश्नर गुजरे राजू सर, आपको याद होगा, जिन्होंने सर्वे किया था इधर, उनकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि और आज से 15 साल पहले 20 साल पहले उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितना FSI मुमरा को मिलना चाहिए था उससे 16 गुना ज्यादा FSI मुमरा ने यूज कर लिया। ये 20 साल पहले की रिपोर्ट है।
और 20 साल में कितने लीगल कंस्ट्रक्शन हुए यहाँ पर, हाँ। कितने कंस्ट्रक्शन अभी यानी लीगल बोल करके चालू किए जा रहे इलीगल वे से। किसके भी पेपर पूरे नहीं होते, पेपर पूरा नहीं होता है किसी को भी, यानी आप जाओ तो मैक्सिमम को तो ओसी ही नहीं है, लोग फिर भी घुस के रह रहे। कल ये सब पे कहा जाने वाली, तो आप जाओ बिल्डर से बात करें, आपकी जो लीगल में रह रहे वो ओसी मांगे, क्योंकि उसको लेकर के आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जो इलीगल में अगर आप कहीं बुकिंग कर रहे हो तो आप जाकर बात करिए कि अगर कल सैफ पठान भाई की पीआईएल कामयाब होती है और यानी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन तो आपको दोष ना दे, हाँ। तो सैफ पठान को कोई दोष ना दे, आप बिल्डरों से बात करिए। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सैफ पठान, जो कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई अभी विधानसभा चुनाव गया है, जिसके अंदर जितेंद्र नवाल ने कहा था कि मेरे जीतते ही मैं जो मीटर चेंज कर दूंगा। तो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अब जो मीटर के जो चार्जेस है, जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। इससे बड़ा जो है इसके अंदर हेरफेर हुआ है, और खासतौर पर इन्होंने कहा कि कोई जीआर इसके लिए आया नहीं है। इन्होंने शिकायत की है MSCDCL में, उन्होंने भी मना कर दिया कि ऐसा कोई जीआर कभी निकला नहीं है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये लगभग 8,000 से क्या पहले वाले रेट जो लगभग 2,000 रुपए है उसमें सफल हो जाते हैं या नहीं कराने में सैफ पठान, ये आने वाले समय में देखने की बात रहेगी। तो मैं नीलेश कनौजिया आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहे हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।